जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। 2 दिन बाद आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, आई नो, ठीक है। आई होप तैयारी अच्छी चल रही होंगी। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस छोटी सी क्लास में, इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर्स की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं आंसर, वो आपके बेसिकली आंसर में क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन के मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, नरेशन लिखनी है किस तरीके से लिखनी है, क्या 2-3 लाइन की नरेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, वर्किंग नोट्स के मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग किस तरीके से होती है। तो ये सब चीज़ें इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्रेक लोगे इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। खाना खा रहे हो वीडियो को देख लेना, ऑल राइट। तो देखो बात ऐसी है, मेरे पास एक आंसर शीट है, जून 23 के मेरे एक स्टूडेंट की आंसर शीट है, जिसमें 86 मार्क्स है। प्रज्ञा की आंसर शीट है ये। तो काफ़ी गलतियां प्रज्ञा ने इस आंसर शीट में करी है, राइट। इसलिए मैं वही आंसर शीट लेकर आया हूँ कि भाई जो जो मिस्टेक्स करी हैं वो हमको दिसंबर 23 में अवॉइड करनी है, उन मिस्टेक्स को मुझे नहीं करना। देखते हैं कहाँ कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए। तो सबसे पहले आपके पास जो फ्रंट पेज होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको लिखना होता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है। आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जब आप सारे के सारे आंसर्स कर लोगे, एंड में जाके जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं उसको आपको टिक करना है, और जो सा क्वेश्चन आपने ऑप्शन में छोड़ दिया है उस पर आपको क्रॉस मारना है। तो प्रज्ञा ने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ा था, जो पार्टनरशिप क्वेश्चन था, 20 मार्क्स वाला, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन छोड़ा, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आओ जरा फटाफट से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही हमेशा सबसे पहले करना है, राइट। प्रज्ञा को फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा आता होगा, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन किया है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि पहले जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, हमेशा वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से आता है, शेयर्स का क्वेश्चन है मुझे बहुत अच्छे से आता है, मेक श्योर कि आप पहले वो कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर को रीड करने के, वो हमेशा आपको यूटिलाइज करने हैं, ये चूज करने में कि मैं कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ने वाला हूं और कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूंगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर आपने पहला क्वेश्चन ऐसा किया जिसमें आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, तो जो चेक करने वाले आपके एग्जामिनर्स वगैरह हैं, उनका मूड वहीं पे सेट हो जाएगा कि भाई इसको कुछ ना आता। अब बात समझ रहे हो, तो पेपर उसी माइंडसेट से वो चेक करेंगे। तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग में हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे आप, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमेशा वही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका ट्रू फॉल्स है, अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसको इतनी बार देख चुका हूँ। मैंने गूगल से बहुत सारी आंसर शीट निकाली है, मैंने उससे कंपेयर किया, सजेस्टेड आंसर से कंपेयर किया। प्रज्ञा को मिले हैं इसमें से 12 में से 9.5 नंबर, 9.5 मार्क्स। लेकिन ट्रू फॉल्स सारे के सारे प्रज्ञा के सही हैं। तो मार्क्स डिडक्ट कहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं रीजन में हुआ है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। पहली बात तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्रू एंड फॉल्स है हमेशा आपको बॉक्स में लिखना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा उसको हाईलाइट करो। आपका जो मेन आंसर है उसको आपने हाईलाइट करना है, ट्रू फॉल्स जो भी आपका, आपको क्या करना है, बॉक्स में लिखना है, उसके बाद आंसर है। अब जैसे आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट आपके ट्रू फॉल्स में प्रज्ञा को 1.5 मार्क्स मिले हैं। सर ऐसा क्यों, रीजन गलत है क्या? नहीं, रीजन सही है, रीजन सही है। हाँ, मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, ठीक है। सर ये आपका जून 20 का क्वेश्चन पेपर है, हाँ जी बिल्कुल। देखो क्वेश्चन था, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, द आंसर इज ट्रू। हाँ जी। अब इसमें क्या लिखेंगे? सर प्रज्ञा ने क्या लिखा कि भाई सेम चीज, कि हाँ सही बात है कि एज पर द कंजर्वेटिज्म ऑल द पॉसिबल लॉसेस, तो वही स्टेटमेंट रिपीट कर दिया। हाफ मार्क यहाँ पे डिडक्ट हो गया। अब अगर मैं आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखता हूं, तो सजेस्टेड आंसर में क्या हुआ हुआ है उसको देखते हैं। आईसीआई हमेशा अपने अटेम्प्ट का क्या देता है, सजेस्टेड आंसर, ठीक है। तो ये आपका सजेस्टेड आंसर है। और अगर आप देखोगे तो वहां पे जो रीजन लिखा हुआ है वो भी 2 लाइन का ही रीजन है, कि कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, however they should provide for all the possible losses. The point here is कि एग्जैक्ट सेम चीज प्रज्ञा ने लिखी है। सर एग्जैक्ट सेम चीज, हाँ जी, कुछ भी अलग नहीं है, तो ये मार्क्स डिडक्ट क्यों हुआ है? बेटा इसीलिए इस पेपर को सब्जेक्टिव पेपर कहा जाता है। और ये शायद आप पहली बार देख रहे होगे, लेकिन हमने तो क्योंकि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल में बहुत बार देखा है सर, कि जो पेपर चेक कर रहे हैं, हाँ जी, अब उनके मूड पे डिपेंड करता है, उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं। एक कोई सेट पैटर्न नहीं है कि अगर आपने ये 3 लाइनें लिख दी है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इनके पास राइट है, इनके पास पावर है कि भाई अगर इनको लगता है कि नहीं इनको कुछ और लिखना चाहिए था, तो भाई मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपके सामने है, मेरे हिसाब से इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि भाई आपने सजेस्टेड आंसर में भी तो पूरा का पूरा ये लिखा है।
भाई बच्चे ने भी यही लिखा है, हाँ जी, लेकिन मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? मैंने इसको बहुत बार बहुत अलग अलग आंसर शीट से कंपेयर किया है। मुझे एक आंसर शीट मिली है सर, ये आंसर शीट गूगल से मिली है, मेरी किसी स्टूडेंट की नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? इनको जो ट्रू फॉल्स में मार्क्स मिले हैं वो 11 नंबर है। अच्छा, और ऐसा सेम क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में भी आया था, ये नवंबर 22 की है। सर ट्रू, हाँ जी ट्रू। अच्छा ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ऑलराइट, अकाउंटेंट, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसको 2 नंबर मिले पूरे के पूरे। अच्छा ठीक है, इसमें पूरे 2 नंबर मिले। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, अकाउंटेंट शुड नॉट प्रोवाइड, यहां पे नॉट प्रोवाइड था, फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस। क्या लिखा है सर? अकाउंटेंट शुड नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट हाउ एवर शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। सर इसका मतलब ये गलत लिखा है। यहां पे लॉसेस की जगह एक्चुअली में क्या आना चाहिए था? इनकम आना चाहिए था। मतलब रीजन एक्चुअली में गलत है, लेकिन नंबर 2 मिले हैं। तो इससे मैं सिर्फ इतना ही कंक्लूड कर पा रहा हूं कि जब आप 4-5 लाइन का आंसर लिख कर आएंगे, जब एग्जामिनर को लगेगा, हाँ जी, पेपर चेकर को लगेगा कि आपने कुछ लिखा है, क्या तभी 2 नंबर मिलेंगे? बेटा मेरे को तो यही लग रहा है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सच बात है। राइट, तो इसका मतलब क्या है? जब भी आप ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं, राइट, आपने ट्रू में एग्जैक्ट सेम लाइन लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर आप 1 या 2 लाइनें और लिख रहे हैं, ठीक है? कि उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, हाँ जी, थोड़ा एक्सटेंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि सब्जेक्टिव पेपर में हमें ये एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर मुझे लिखकर क्या आना है। हो सकता है अगर ये पेपर कोई और चेक करता तो शायद 2 नंबर मिल जाते। सब्जेक्टिव है, तभी तो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आंसर भी हर स्टूडेंट का वेरी करेगा, और जो चेक कर रहे हैं उनके मार्क्स भी हर चेकर टू चेकर वेरी करेंगे, ठीक है? तो किस्मत अच्छी हुई तो भाई आज इसमें 2 नंबर मिल सकते हैं, हाँ जी, नहीं तो 1.5 आपके सामने है। बात समझ रहे हो आप? तो मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से पूरा का पूरा लिख कर आ रहे हैं। जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 4-5 लाइनों का, उतना एक्सप्लेन करके आना। अगर मैं सेकंड देखता हूँ, सेकंड भी ठीक है, हाँ जी ठीक है, राइट। अभी अगर सेकंड का अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो सेकंड का क्वेश्चन क्या था? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, प्रज्ञा ने क्या लिखा? गलत है। अब वही चीज रिपीट करिए, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, हाँ जी बिल्कुल सही, आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हम लिख कर आए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लिख कर आए, बिल्कुल लिख कर आए, हमने उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ऑल राइट। उसके आगे एक आधी लाइन हमने और लिख दी, मुझे इसमें 2 नंबर मिल गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जितना भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, जितना भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना एक्सप्लेन करके आना। अब अगेन अगर आप सेकंड का देखेंगे, तो सेकंड में अगेन आपको 1.5 मिला है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि रीजन गलत है, नहीं, क्वेश्चन सही है। लेकिन हाँ जी, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करके आएंगे। जैसे यहाँ पे था, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एरर ऑफ कमीशन। सही है, हाँ जी। बस यहाँ पे आप और क्या कर सकते हैं? एरर ऑफ कमीशन को थोड़ा और डिफाइन कर देंगे कि एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है जहां पे आपने अमाउंट की मिस्टेक कर दी, पोस्टिंग में मिस्टेक कर दी, साइड्स में मिस्टेक कर दी, वो सब चीजें, उसको थोड़ा 1-2 लाइन और लिखेंगे और बात समझ में आएगी। बात समझ में आ गई, राइट एवरीबॉडी? तो ये जो 1.5 मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो 2-3 लाइनें आपने लिखी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, उसकी वजह से मिल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 5th दिखाऊं, तो 5th को देख के मैं खुद इतना हैरान था। देखो ध्यान से, कह रहा है परपेचुअल डिबेंचर्स आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सर सही है, बिल्कुल सही है। परपेचुअल कौन से होते हैं? इररिडेबल डिबेंचर्स। यस सर, लिक्विडेशन के टाइम पे ही पे होता है, हाँ जी बिल्कुल सही। प्रज्ञा ने क्या लिखा? ट्रू है। परपेचुअल के साथ साथ उन्होंने लिखा क्या? इररिडेबल डिबेंचर्स। वेरी गुड, हाँ जी, दे आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और क्या लिखेंगे? और नहीं लिखा कुछ। अगर आप सजेस्टेड आंसर देखते हैं, परपेचुअल डिबेंचर्स, अच्छा ठीक है, ऑल्सो नोन एज इररिडेबल डिबेंचर्स, लिखा प्रज्ञा ने, ठीक है, आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सर क्या कुछ अलग लिखा है? नहीं, लेकिन मार्क्स डिडक्ट हुए, हाँ, भगवान जाने क्यों हुए। आप बात समझ रहे हो? यस नो? तो इसी तरीके से होता है। आप अपनी तरफ से पूरा का पूरा लिख के आना, जितना हो सके 3-4 लाइन लिख देना, हाँ जी। सेम चीज आपके 4th में हुई है, ओवरहेड में, कि भाई क्वेश्चन था, ठीक है सर, क्वेश्चन था कि लेट्स से ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गलत है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। अच्छा ठीक है, प्रज्ञा ने क्या लिखा? वही लिखा, ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, हाईलाइट भी करा, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप सजेस्टेड आंसर्स चेक करेंगे तो उसमें क्या है? सर ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक लाइन उन्होंने और लिख दी है, क्या?
कि इनडायरेक्ट मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा सर, किसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एग्जैक्ट आंसर हमें खुद नहीं पता है कि किसके हमें 2 नंबर मिलने वाले हैं। बस ये है कि जो भी आप रीजन लिखें, हाँ ठीक है, उसको थोड़ा 3-4 लाइनों तक एक्सटेंड कर देना, मुझे इतनी बात समझ में आती है। अब बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ट्रू एंड फॉल्स। अब उसके बाद आते हैं जैसे फर्स्ट का बी पार्ट है, अगेन ये थ्योरी था। थ्योरी क्वेश्चन में प्रज्ञा ने थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, इसमें मिस्टेक हुई है, तो इसका मैं समझता हूँ कि ठीक है इसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो इसको अभी छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिकल पे। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट का सी पार्ट आपको एक सब्सिडरी बुक मेंटेन करनी थी, ठीक है, तो पहले आपने लिखा फर्स्ट का सी पार्ट प्रॉपर्ली हाईलाइट कर दे कि भाई फर्स्ट का सी पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ बच्चों को पूछना होता है कि सर मार्जिन को यूज कर सकते हैं। बेटा आपके आंसर शीट में ना स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर, तो यहां पे आपको नहीं लिखना है, ये वाला मार्जिन आप यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इस मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है सर? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ गुड़गांव इंजीनियर, हमेशा हेडिंग आपको प्रॉपर लिखनी है कि किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं और कौन सी बुक है, सेल्स बुक है। हाँ जी, फॉर्मेट बनाया, यस सर यस, ठीक है, ब्लैक पेन से ही आपने क्या कर रखा है, लाइनें खींच रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो बनाना है, डिटेल सेल्स, पूरे के पूरे 4 नंबर मिले। हाँ जी, 4 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल। आई थिंक ये 4 मार्क का ही क्वेश्चन था, अगर एक बार हम चेक करेंगे तो 4 मार्क का क्वेश्चन था फर्स्ट का। सर फर्स्ट का, हाँ फर्स्ट का सी पार्ट 4 मार्क्स का था, आपको 4 मार्क्स पूरे मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मार्क्स फिर भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ जी, हमारा हो गया। अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रज्ञा ने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया। सेकंड का ए पार्ट स्टार्ट किया। सर मशीन अकाउंट बनाया, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, लेकिन शायद बीच में रियलाइज हो गया कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ मिस हो गया है, कुछ भी हो गया है, सर काट दिया। इस चीज के मार्क्स कटते वटते नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई गलत हो गया, आपने काट दिया, अच्छा ठीक है सर ये गलत हो गया। अब प्रज्ञा ने मे भी शायद यहाँ पे स्पेस छोड़ा होगा कि भाई यहाँ पे कर लूंगी, स्पेस छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। सर ये गलत हो गया, काट दिया पूरा का पूरा। आप अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, देखो 4-5 पेज थे, पता नहीं कितने पेज थे, सर कट हो गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद प्रज्ञा ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कि मैं सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर्ली कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मे बी। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखा दिखाया था, क्योंकि वो क्वेश्चन से हमने क्लास में कर रखा था, उस टाइम पे दिमाग नहीं चला या कुछ भी है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है किसी भी स्टूडेंट की क्या सिचुएशन होगी? क्या पैनिक क्रिएट होगा? 100% यस, क्योंकि आपने कम से कम यहाँ पे 10 मिनट लगा दिए होंगे। हाँ जी, अब 10 मिनट आपके क्या हो चुके हैं? 0। किसी भी सर आंसर तो हुआ नहीं है, हाँ जी, कोई यूज नहीं है उसका, बिल्कुल सही। पैनिक क्रिएट होगा, हाँ, मेक श्योर ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक नहीं हो रहे हो। प्रज्ञा नहीं हुई है पैनिक, पूरा पेपर सॉल्व किया 100 मार्क्स का। अब बात समझ रहे हो? तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसपे आपने 5-10 मिनट लगा दिए और आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, पूरा टाइम मिलता है बेटा, 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 3 घंटे में हो जाते हैं, राइट। पूरा कट किया, ठीक है, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दिया कि ठीक है भाई इसको बाद में देखेंगे, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अब बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन 3 क्या था? क्वेश्चन 3 था कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंसाइनमेंट आपका 10 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, कितने मिले? 8.5। क्यों मिले हैं? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक तो यहाँ पे मिस्टेक करी है। अब देखो इस आंसर से मैं प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि हाँ यहाँ पे प्रज्ञा के दिमाग में चल रहा है कि भाई एक क्वेश्चन वेस्ट हो गया है, 10 मिनट वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि पहले जो फॉर्मेट स्केल से बनाए जा रहे थे सर पहले जो फॉर्मेट स्केल से बन रहे थे, अब वो हाथ से बनना स्टार्ट हो गए आप बात समझ रहे हो? हाँ जी, राइट। तो मेक श्योर अपने आप को थोड़ा संभालोगे आप, अगर इनकेस आपके साथ ऐसा होता है, फॉर्मेट को प्रॉपर्ली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्केल यूज कर लेना। देखो प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे डिडक्ट हुए हैं, ठीक है। अब ये कंसाइनमेंट क्वेश्चन है, तो पहली बात ये आंसर शीट चूज करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं है तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। मेरे पास एक आंसर शीट और थी जिसमें 91 मार्क्स थे, लेकिन उसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, तो वो नहीं लिया मैंने, क्योंकि राइटिंग जिनकी अच्छी है वो तो ठीक है सर, राइटिंग खराब होने में नंबर कटते नहीं है, ठीक है। प्रज्ञा की राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, आई होप प्रज्ञा वीडियो नहीं देख रही है, ठीक है, राइट, बहुत सुंदर नहीं है ये, हाँ, लेकिन अगर आपका आंसर सही है तो नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि राइटिंग खराब है तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप प्रेजेंट प्रॉपरली कर रहे हैं। अब यहां पे मुझे लगता है कि इस आंसर की प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है सर, क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, पिछला क्वेश्चन खराब हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन दोनों मेरी बात ध्यान से, फिर भी पूरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा है, यहां पे GSOC नहीं लिखना। मैं पहले क्लियरली बोल के गया था जून 23 वालों को कि कहीं भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस वगैरह यूज नहीं करने हैं, ये मत लिख के आना, पूरा लिख के आना। हाँ जी, जहां पे भी आप नॉर्मल दिखा सकते हो कि मैंने क्या करा है 500 × 800,
ये आपको ब्रैकेट में करके दिखाना है। ये सुनो सर, जहां जहां पॉसिबल है करके दिखाना है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 2 बैंक अकाउंट, जो भी कंसाइनर के खर्चे होंगे वो किया। हाँ जी बिल्कुल। मेक श्योर इसके बाद आप एक लाइन छोड़ रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, लाइन छोड़ रहे हैं। हाँ अच्छा, एक चीज और कि कोई भी अगर आप न्यू आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप नेक्स्ट पेज से कर रहे हो। सर यहां पे भी कर सकते थे, हाँ यहां पे आंसर 3A नहीं करना, हाँ जी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज से प्रॉपर आंसर अटेम्प्ट करो, सेंटर में लिखो आंसर 3A। आंसर शीट्स सर बहुत होती हैं आपके पास, पेजेस बहुत होते हैं, आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां पे लाइन छोड़नी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद 2 अमर एंड सन्स, जो आपका कंसाइनी है, यहां पे आपने लिखा इनर कॉलम में सब कुछ लिखा, ठीक है। कमीशन के लिए आपने ब्रैकेट में दिखाया, बिल्कुल दिखाया, कोई दिक्कत। यहां पे प्रज्ञा से एक मिस्टेक हुई है कि प्रज्ञा को बैड डेट्स लिखने थे, प्रज्ञा ने बैड डेट नहीं लिखे, ऐसा क्वेश्चन था। तो बैड डेट किसी रीजन से मैं समझ सकता हूं कि ये क्वेश्चन उसको आता था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन का इफेक्ट इस क्वेश्चन पे दिखा है, ठीक है। तो बैड डेट मिस हो गया, हाँ जी बैड डेट मिस हो गया, 1 नंबर मेरे ख्याल से वहां पे डिडक्ट हो गया होगा। ऑलराइट ठीक है सर। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर किस चीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका इंश्योरेंस क्लेम का होगा। सर किसका? इंश्योरेंस क्लेम का। अब यहां पे क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप कोई भी वर्किंग नोट बना रहे हो, ब्रैकेट में लिख के आओ कि भाई इसका मैंने वर्किंग नोट बनाया है, लेकिन क्योंकि ये रीडेबल नहीं है, फायदा नहीं है। सर गलत किया ना प्रज्ञा, यहां पे आपने वर्किंग नोट बनाया, हाँ जी, लेकिन मैं रीड नहीं कर पा रहा कि वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 1 है 2 है, तो प्रॉपर्ली लिखो बेटा उसको, या तो नीचे लिख दो कि वर्किंग नोट नंबर 1, राइट, कि भाई अगर एग्जामिनर को चेक करना है वो नीचे आएगा, हाँ वर्किंग नोट नंबर 1 है एबनॉर्मल लॉस का, यस सर यस, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक का, कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग नोट नंबर 2, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट। प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे बैड डेट नहीं लिखे थे। इज दैट क्लियर? राइट ठीक है, ये ठीक है। कंसाइनी का अकाउंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आए वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं आपको। सर वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, प्रॉपर उसके स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये आपके वर्किंग नोट के मार्क्स हैं। अब यहाँ पे जो एक मिस्टेक थी बैड डेट्स की, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स हो सकता है शायद 0.5 डिडक्ट हो गए हो। मुझे क्लियरली यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स के कितने मार्क्स डिडक्ट हुए मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्किंग नोट्स बनाए गए, हाँ जी बनाए गए, वर्किंग नोट आपने 2 बनाए हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो गया, और यहाँ पे एक कंसाइनी का अमाउंट गलत हो गया, तो हो सकता है 1.5 उसी का डिडक्ट हो गया हो। अगर मैं सजेस्टेड आंसर्स देखता हूँ तो उसमें स्टेप वाइज मार्क्स आपको नहीं बताए होते हैं, है ना। देखो मैंने यहाँ पे देखा सजेस्टेड आंसर्स, किस पे आना है? 3K पे ना, हाँ 3K पे। तो सजेस्टेड आंसर्स में अगेन सेम चीज़ है, यहाँ पे बनाया वर्किंग नंबर 1, जो आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, नंबर 2 आपने बनाया बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पे बैड डेट लिखना आपसे मिस हो गया जो वहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। ये आपका कंसाइनी का अकाउंट है, हाँ जी कंसाइनी अकाउंट है, आपने भी कंसाइनी अकाउंट ऐसा ही बनाया, बिल्कुल ऐसे ही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्किंग नोट आपके 2 बने हैं, हाँ जी 2 बने हैं, आपने भी 2 ही बनाए हैं। इज दैट क्लियर? तो हो सकता है कि बैड डेट का ही आपका जो हो 1.5 मार्क वहाँ पे डिडक्ट हो गया, लेकिन मेक श्योर कि आप इससे थोड़ी बेटर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कंसाइनमेंट 2, जो भी आपका कंसाइनी है, ठीक है, प्रॉपर आपने फॉर्मेट बनाया, थोड़ा स्पेस छोड़ के करो। एक पेज पे कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया, दूसरे पे आपने कंसाइनी का अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मिस्टेक प्रज्ञा ने करी है कि यहाँ पे जो बाय कंसाइनमेंट लिखा, ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आ गया, हाँ तो ये अमाउंट भी थोड़ा गलत था, जो कि यहाँ पे बैड डेट नहीं था। अच्छा ठीक है, ये सुनो, और मैंने हमेशा बोला कि ये आपको सारे के सारे आइटम्स आपको इनर कॉलम में दिखाने हैं। जब आप कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हो, ये सर, तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट यहाँ पे मत लिख दो, लिखो कि लोकल टैक्सेस का ये अमाउंट है, इसका ये अमाउंट है, इसका ये अमाउंट है, जैसे सजेस्टेड आंसर्स में दे रखा है ना। मतलब ये भी आपको शो करना चाहिए, तो हो सकता है इसका हाफ मार्क यहाँ पे डिडक्ट हो गया। राइट एवरीबॉडी, ठीक है। जितना हो सके प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखो, जितना हो सकता है अपने हिसाब से बेटर करो, क्योंकि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे पता है इस क्वेश्चन को करने में प्रज्ञा ने मुश्किल से 10 मिनट लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा 2 मिनट फालतू भी लगा दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेकार में 1.5 मार्क यहाँ पे क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड के बी पार्ट पे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, थर्ड का बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपका क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सर कितने मार्क का? 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3B जहां तक मुझे लगता है। इसमें 4 एंट्रीज है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, राइट, क्लास में सॉल्व हमने कर रखा था। 3B 5 मार्क का क्वेश्चन, अच्छा 4 एंट्रीज है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं वो 4 नंबर मिले हैं। क्यों मिले हैं? बहुत कोशिश करिए, लेकिन मैं डिकोड नहीं कर पाया हूं कि भाई 4 नंबर क्यों मिले। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कार्तिक, हाँ यहाँ पे जर्नल भी लिख देना, लेकिन इसका मार्क डिडक्ट हुआ होगा मुझे नहीं लगता, ठीक है। डेट लिखा प्रॉपर, ऑल राइट सर ऑल राइट, पर्टिकुलर्स लिखा, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब नरेशन लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो कि यार नरेशन इन्होंने प्रॉपरली नहीं लिखी है।
सिर्फ लिखा बिल्स डिस्चार्ज, हाँ न्यू बिल एक्सेप्टेड। सर 2-4 लाइनों की नहीं लिखी है। अभी मैं आपको शेयर्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा, शेयर्स का क्वेश्चन 15 मार्क का था, वहां पे भी प्रज्ञा ने इतनी ही नरेशन लिखी है, लेकिन वहां पूरे मार्क्स मिले। तो नरेशन कितनी लिखनी है ये आप मत सोचो, 2-4 लाइन की लिखनी है, नहीं ऐसा नहीं है, राइट। मुझे नहीं लगता कि नरेशन के मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हुए होंगे। अगर आपने नरेशन लिखी है और समराइज मतलब छोटी सी लिखी है चलेगा। अब यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट क्यों हुए एक्चुअली में मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई एक मार्क कहाँ कट गया। क्या नरेशन का मार्क्स कटा होगा? मुझे लगता नहीं है नरेशन का मार्क्स यहाँ पे कटा होगा। सर यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी इतनी बुरी नहीं है, एक ही पेज पे आंसर सॉल्व हुआ है, हाँ एक पेज पे आंसर सॉल्व हुआ है। यहाँ पे बस इतना आप और कर देना, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 एंट्रीज हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट एंट्री और इसकी सेकंड एंट्री। अच्छा ठीक है। नरेशन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे 2 लाइन की नरेशन लिखनी है तो लिख देना भाई, 2 लाइन की नरेशन लिख देना, राइट ठीक है। इसके बाद अगेन सेकंड का आपका ए फर्स्ट एंट्री। अब देखो ये दोनों एंट्री कहीं ना कहीं मिक्स हो गई, इसलिए भाई यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो। ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी, ठीक है, और ये मेरी सेकंड एंट्री थी, ऑलराइट। थर्ड, अच्छा ठीक है, फोर्थ, हाँ जी ठीक है। एक भी एंट्री में मिस्टेक नहीं है, एंट्रीज बिल्कुल सेम है, लेकिन मार्क्स कितने मिले? 4। यही होता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, आपके लॉ के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सर लॉ में भी ऐसा होगा, अकाउंट्स में भी ऐसा होगा, सब्जेक्टिव में ऐसा ही होता है, राइट, कि कई बार हमको समझ में ही नहीं आता कि मार्क्स डिडक्ट क्यों हुए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर थर्ड के सी पार्ट पे। अगर आप ये देखोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स काटने चाहिए थे तो इस क्वेश्चन में काटने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला आपको हमेशा लिख कर आना है, जो कि प्रज्ञा ने नहीं लिखा, लेकिन नंबर नहीं कटे हैं, सब्जेक्टिव पेपर है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने हिसाब से पूरा करके आना बेटा, क्योंकि नहीं पता सामने वाला मार्क कहां डिडक्ट कर लेगा या कर लेंगे, जो भी है। बात समझ रहे हो? तो ये प्रेजेंटेशन है, लेकिन हम मेक श्योर कि जो भी आपका फाइनल आपका आंसर आ रहा है वो हमेशा आप हाईलाइट कर कर आ रहे हो, क्योंकि वो चेक होता है, उसके स्टेप वाइज मार्किंग होते हैं कि भाई आपकी एक मार्किंग तो ये हो गई कि आपने जो प्रॉपर उसका प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, उसके बाद एवरेज ड्यू डेट आपने निकाली, वो हो गया, फिर लास्ट में आपका आंसर हो गया, राइट ठीक है। सिमिलरली ये आपका 2 नंबर यहाँ मिल गए, टोटल 5 नंबर आपको मिल गए, ओके। इसके बाद आते हैं फोर्थ के ए क्वेश्चन में, इनकम एक्सपेंडिचर। अब ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में से मिले 14 मार्क्स। आंसर पूरा का पूरा सही है, कहां कटे हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखा है, हाँ जी पूरा लिखा, ठीक है। इतना नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन लिखा पूरा है। पर्टिकुलर्स रुपीज परफेक्ट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, वर्किंग नोट नंबर 1 परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती हुई है एक लाइन से कट करने का, दोबारा लिखने का, ठीक है। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है सर, ओके ओके हो गया, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन यहीं पे कर दिया, बार बार क्लास में कहा गया था कि सब्सक्रिप्शन का सेपरेट वर्किंग नोट बना लेना, नहीं बनाया। ट्रस्ट मी, इसी का 1 नंबर कटा है। क्यों कटा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। डोनेशन, इंटरेस्ट, ये सब ठीक है, ऑलराइट सर। सरप्लस आपका पूरा का पूरा ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट, आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, अगेन काफी यहाँ पे काटा पीटी कर रखी है, लेकिन ठीक है, एक ही लाइन से डायरेक्ट इसको कट करना और उसके बाद यहाँ पे लिख देना, बार बार ये नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, डेट प्रॉपर लिख के आनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी वर्किंग नोट में बनेगी, आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट सर ठीक है। देन इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 किसका सर? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम का। वर्किंग नोट नंबर 2 इक्विपमेंट का, हाँ जी, इसको थोड़ा और प्रॉपर कर लो। यहां पे एक और वर्किंग नोट आना चाहिए था सब्सक्रिप्शन का। क्यों? क्योंकि जब आप सजेस्टेड आंसर्स देखते हो, हाँ वो जब देखते हैं तो वो आपसे 3 वर्किंग नोट एक्सपेक्ट कर रहे थे, देख लो ध्यान से। सर वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन का नहीं बनाया आपने, वर्किंग नोट नंबर 2 मेडिसिन का, यस सर आपने बनाया। डेप्रिसिएशन का, हाँ जी बिल्कुल बनाया। बाकी सबका बनाया ना, हाँ जी। ओपनिंग बैलेंस शीट आपने बनाई, सब कुछ किया, सब्सक्रिप्शन का नहीं बनाया। और जहां तक मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं वहां पे आपका आधा 1 नंबर कटा हुआ है। अब बात समझ रहे हो? तो जिन जिन चीजों का वर्किंग नोट बनना है, हाँ उसका अलग से बना दो बेटा, वर्किंग नोट आराम से बना दो उसका वर्किंग नोट। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे करने से होच पोच और हो गया। साफ रखो अपने आंसर को, जहां पे भी कुछ वर्किंग है उसका आपने वर्किंग नोट बना दिया, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। जब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट पे आया मैं फोर्थ का बी पार्ट, यस सर। अगेन अब फोर्थ का बी पार्ट में क्या है मैं आपको समझाता हूं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, राइट। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 मिले हैं। आंसर बिल्कुल सही है, सारे मार्क्स इसने यही डिटेक्ट करवाए हैं, आंसर सारे सही है ऑलमोस्ट, हाँ जी। प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटे हुए हैं। अब इसमें क्या था, गारंटी का क्वेश्चन था सर, दिस इज गारंटी क्वेश्चन, हाँ जी गारंटी का क्वेश्चन है। अब गारंटी के क्वेश्चन में क्या है सर, गारंटी के क्वेश्चन में आपको बोला गया था कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। 2 गारंटी है, कितने मार्क का? 5 मार्क का। जब भी आपसे बोलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के आना है। इसने नॉर्मली ऐसे कर दिया, देखो अगर मैं होता चेकर, हाँ जी, मैं नंबर पूरे देता, क्योंकि भाई आपको प्रॉफिट का शेयर चाहिए था, प्रॉफिट का शेयर ये रहा।
प्रॉफिट का शेयर ये रहा, बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन अगेन प्रेजेंटेशन कि भाई उन्होंने बोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट का शेयर आपसे पूछ रहे हैं तो देखो यहाँ पे देखो सर क्या बोला, गारंटी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कर आना है, बिल्कुल बना के आना है, ठीक है। उसी के मार्क्स डिडक्ट हुए, मेरे हिसाब से एक नंबर जो कटा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसी का डिडक्ट हुआ है, 5 में से जो 4 मिले। बात समझ रहे हो आप, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद आपका शेयर्स क्वेश्चन पूरे 15 मार्क्स। अब जो बच्चे बोल रहे थे कि नरेशन की वजह से मार्क्स डिडक्ट हुए होंगे, बेटा नरेशन तो इसने यहाँ पे वही लिखी है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, हाँ जी, एडजस्ट इन अलॉटमेंट, हाँ जी, अलॉटमेंट ड्यू, कॉल्स इन मेड, कॉल्स मेड, ठीक है, कॉल रिसीव्ड लिख कर आनी है, हाँ जी लिख कर आनी है, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स रीइश्यूड, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ऐसा नहीं है कि 4 लाइन की नरेशन लिखी है, नहीं, इसमें तो मार्क्स नहीं कटे, हाँ जी। तो जो पहले वाले जर्नल का क्वेश्चन था उसमें कटे हुए, हाँ जी, ऐसा नहीं है। नरेशन लिख कर आओ, एक लाइन की लिख कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इतनी परेशानी नहीं होने वाली है, उसके मार्क्स नहीं कटने वाले। शेयर्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने करा, हाँ जी, जहां पे भी वर्किंग नोट है सर, वर्किंग नोट के मार्क्स 3 नंबर है स्टेप के, यस सर। कौन सा क्वेश्चन है, कॉल्स इन अरियर वाला, यस सर। रिसीव्ड अलॉटमेंट, अरियर, जो भी है पूरा वर्किंग नोट आपको बना के आना, जो आपको क्लास में सिखाया हुआ है। दूसरा वर्किंग नोट कॉल्स इन अरियर, हाँ जी, पूरा बना के आना है, पूरे नंबर मिले, हाँ जी पूरे नंबर मिले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं सर किस पे, एक थ्योरी क्वेश्चन था, अगेन ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया, जर्नल के एडवांटेज लिखने थे, इंपॉर्टेंस लिखने थे, ठीक है, प्रॉपर नहीं लिखे हैं तो मार्क्स वहां पर डिडक्ट हुए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद है सर आपका क्या, सेकंड का बी पार्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो प्रज्ञा ने छोड़ा था वो एंड में जाके अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब देखो स्टार्टिंग में कम से कम 8 से 10 मिनट लगाए थे, वेस्ट हो गए थे, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया फिर भी टाइम बच गया, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब सेकंड क्वेश्चन में एक चीज और है, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर पहले सेकंड क्वेश्चन में मान लो 3 पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है, एक सी पार्ट है, तो क्या सीक्वेंस में करेंगे ए बी और सी? मेरी सजेशन ये है कि हाँ सीक्वेंस में करो ए बी और सी, लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि आप किसी एक पार्ट में श्योर नहीं हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सेकंड का ए पार्ट में प्रज्ञा श्योर नहीं है, अच्छा तो इसलिए पहले बी पार्ट किया है, चलेगा, नंबर नहीं कटने वाले उसके। अब बात समझ रहे हो, हाँ जी ठीक है, तो सेकंड का बी पार्ट किया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्या है, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। अब एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक नहीं बोला गया था, 31 मार्च का क्वेश्चन है। सर 31 मार्च का, ओके, तो क्या यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है नहीं बनानी है? प्रज्ञा बनाकर आई है, ठीक है सर, बनाकर आई है, हाँ जी बिल्कुल बनाकर आई है। पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाया, बीएस बनाया, नंबर मिले, हाँ जी, मैंने बाकी भी आंसर शीट चेक करी है, जिसने नहीं बनाई है उसको भी पूरे 5 मार्क्स मिले हैं। तो इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन है, सिंपल सी बात है, 31 मार्च को बना के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे 5 मिले, हाँ जी पूरे 5 मिले। दूसरा सर क्या प्लस माइनस वाला मेथड चलेगा? देख लो बेटा, बोल बोल के थक गया हूं मैं, हाँ जी, कि भाई प्लस माइनस मेथड होता है, वो कोई मार्क्स नहीं कटते सर, प्लस माइनस किया पूरे नंबर मिले, हाँ जी पूरे नंबर मिले। बात समझ में आ गई, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। इसके बाद सेकंड का सी पार्ट आपका आता है, इन्वेंट्री क्वेश्चन था, जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया, यस सर यस, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब एक चीज यहां पे देखेंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होना, तो उसको इग्नोर मत मार देना, उसको हमेशा लिख कर आना नोट्स में कि भाई मैंने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, नहीं करा, हाँ जी बिल्कुल सही, कि भाई एक ट्रांजैक्शन थी जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, सर सेकंड हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, अच्छा इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट उसको नहीं लिया, हमेशा आपको लिख के आना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो इन्वेंट्री क्वेश्चन है, आपको उस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, तो उसको मेंशन कर कराओ कि भाई इसको मैंने इसलिए नहीं लिया है, ठीक है, तो लिख के आना है कि हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एज एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस, परचेज डिक्रीज, जो भी है, जो भी आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन लिख कर आओगे, हाँ जी लिख कर आओगे, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद आपका आया सेकंड का एक क्वेश्चन, जो जिस क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, हाँ जी ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था वो कितने मार्क का था? 10 मार्क का, 7.5 मिले हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक करी है, एंड में जाके मे बी टाइम कम होगा, कुछ भी होगा। मशीनरी अकाउंट बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में गलती कर दी, क्या कर दी? सिर्फ बहुत सिली मिस्टेक करी है, हाँ जी बहुत सिली मिस्टेक करी है। क्या कर दिया कि भाई बैलेंस कैरिड डाउन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो यहां आना था, हाँ जी जल्दबाजी में यहां लिख दिया, हाँ जी यहां लिख दिया। एक डेप्रिसिएशन जो आपको 3-6 महीने का लगाना था वो पूरे साल का लगा दिया, तो एंड में जाके हो सकता है टाइम कम हो, जो भी है उसकी वजह से मिस्टेक हो गया, हाँ उसकी वजह से मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो गए। उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल जो आपका था, ये बिल्कुल सही बनाया, हाँ जी बिल्कुल सही बनाया। वर्किंग नोट के मार्क्स प्रॉपर्ली मिले, हाँ जी प्रॉपर्ली मिले। इसका बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा आराम से
प्रेजेंटेशन तो ठीक है हाँ जी, लेकिन होच पोच कम करो। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, डेप्रिसिएशन 31 मार्च का वो बनाया, उसके आपको टिक मिला, उसके आपको नंबर मिले। सर नंबर मिलेंगे गेन और लॉस के आपको, देखो लास्ट में जाके आपको दिख रहा है कि टाइम नहीं है तो हैंड राइटिंग कितनी क्या हो रही है ठीक है, तो लास्ट में आपने लॉस निकाला, बिल्कुल लॉस निकाला। वर्किंग नोट जिस भी चीज के बन सकते हैं सबके बना के आओगे आप, राइट। तो ये पूरी आंसर शीट थी। तो मुझे लगता है यहाँ पे 5-6 नंबर तो बेकार में सिर्फ प्रेजेंटेशन के डिडक्ट हुए हैं, आराम से 90+ थे। जो मार्क्स इसने कटवाए हैं वो थ्योरी में कटवाए हैं, प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं था आप बात समझ रहे हो, ये सुनो। तो मेन चीजें क्या है, एक बार फटाफट से समराइज करते हैं। सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स से, ट्रू एंड फॉल्स आपको हमेशा क्या करके आना है, एक ब्रैकेट में लिख कर आना है। उसका रीजन जो आपके क्वेश्चन में है, ठीक है, उसको रिपीट कर दिया, 1-2 लाइन में उसको और एक्सप्लेन कर दिया, तो कम से कम 4-5 लाइन उसको लिख देना बेटा। 12 नंबर मिल रहे हैं, मजाक नहीं है, ठीक है, वो आपने कर दिया। जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सर, उसका फॉर्मेट बहुत ढंग से बनाना, ठीक है, स्पेस लेके बनाओ। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रज्ञा की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्पेस लेके बनाओ, हाँ जी, स्पेस लो प्रॉपर। जहां पे प्लस माइनस करना है, अगर नॉर्मल प्लस माइनस है तो ठीक है, लेकिन अगर प्लस माइनस 4-5 बहुत सारी फिगर्स हैं, उसका वर्किंग नोट बना दो, ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिखो, आराम से नीचे आओ, उसका नोट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट स्केल से खींचो, टाइम पे हो जाएगा। अगर आप पूरा पेपर ढंग से करोगे टाइम पे हो जाएगा, देख लो। मतलब एक क्वेश्चन पूरा का पूरा काटने के बाद भी पेपर टाइम पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, हाँ जी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर कंसाइनमेंट की बात करें, 10 मार्क का क्वेश्चन 10 मिनट में हो गया, इन्वेंट्री 10 मार्क का क्वेश्चन जल्दी हो गया, शेयर्स 15 मार्क का 15 मिनट में हो जाता है, आप बात समझ रहे हो, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। बेकार में प्रेजेंटेशन में मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने हैं। नरेशन सबकी लिख कर आनी है, लेकिन 4-4 लाइन की मत लिखना, 1-2 लाइन में नरेशन को खत्म कर देना। नरेशन लेकिन लिख के आना, फॉर्मेट प्रॉपर बनाना, लेजर फोलियो कॉलम भी वहां पे बना के आना, ठीक है। मैंने आपको BRS का समझा दिया, प्लस माइनस मेथड आपका चलेगा, बिल्कुल चलेगा। थ्योरी जितना है उतना एक्सप्लेन करना, जितना आपको उस पॉइंट में आता है वो सारा का सारा लिख देना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग चार्ज का प्रज्ञा ने गलत लिखा है, पूरा का पूरा वो गलत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हाँ जी, सही लिखा है, ठीक है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ऑर्डिनरी टेक प्लेस, हाँ जी, इसको हाईलाइट कर दिया, इसके नंबर मिले हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म में जो चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया, हाँ जी, बिल्कुल हाईलाइट कर दिया, आप बात समझो, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कोई आंसर है उसको बॉक्स में लिख दिया, है ना। जैसे एवरेज ड्यू डेट है, या अकाउंट करंट का इंटरेस्ट है, कंसाइनमेंट का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। जितनी चीज़ें हाईलाइट करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि वो चेक होती है, ठीक है। वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाए, ये सब चीज़ें, आई गेस इतना बहुत है। आई होप आपको समझ में आएगा किन किन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, कहाँ कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है, मार्क्स सामने वाला कहीं भी डिडक्ट कर सकता है, जो पेपर चेक कर रहे हैं वो कहीं भी डिडक्ट कर सकते हैं। सजेस्टेड आंसर्स मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो बस कोई और डाउट होगा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी आराम से, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक पूरे क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन है, उसको छोड़ दिया। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 2 आते हैं, कोई बात नहीं, उस 2 को कर दो, तीसरे के लिए आपने स्पेस छोड़ दिया। एक चीज़ ये भी होती है कि भाई मान लो आपके पास एक क्वेश्चन में 3 पार्ट है, आपको 2 आते हैं, क्या तीसरे वाले के लिए स्पेस छोड़े या फिर एंड में कर दे? एंड में कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसका मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई तीसरे वाले के स्पेस छोड़े, अब स्पेस कितना छोड़े समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सेकंड का A पार्ट किया, B पार्ट किया, C वाला नहीं आ रहा, अभी के लिए छोड़ दो, एंड में जाके कर लेना। लेकिन प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि हाँ भाई आंसर नंबर 2 पार्ट नंबर C चेक होगा, हाँ जी बिल्कुल चेक होगा। सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन करके नहीं आने, राइट। पहले बात तो होंगे भी नहीं, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो पैसे ये कि सारे के सारे 6 करके आ जाएंगे, जो बेस्ट वाले 5 है वो चेक होंगे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। पहले ही स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लीव करना है। मान लो कोई लेंदी क्वेश्चन है, कि भाई आता है लेकिन लेंदी है, मान लो आपको 6 के 6 आते हैं लेकिन लेंदी है, छोड़ना है छोड़ दो, लेंदी वाला है उसको छोड़ दिया, ठीक है। पार्टनरशिप में आपको दिक्कत हो रही है उसको छोड़ दिया, किसी एक पॉइंट में प्रॉब्लम है उसको छोड़ दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन में डाउट है तो एंड में जाके सोचना कि 2 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन करना। तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे वो यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे, ठीक है। बाकी कुछ और है मुझे बताना, राइट। तो हो सके तो जितना हो सके सर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आंसर आता है लेकिन बेकार में 1-2 नंबर कट गए, है ना, प्रेजेंटेशन की वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, राइट। एग्जाम ईजी आएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखो, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।